हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th कॉन्साइज फिज़िक्स की बुक में से ओके और उसका हम पढ़ेंगे जो कि आईसीएसई की है और उसमें से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 मोशन इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई हैं जो मोशन से रिलेटेड है, तो हम उन्हें पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली टर्म दी है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड are called physical quantities. Physical quantities are classified into the following two broad categories. देखो बेटा, कोई भी चीज़ जिसे आप मेजर कर सकते हो, ओके, पहले तो वो क्वांटिटी होगी। अब अगर आप उसे मेजर कर सकते हो तो वो एक होगी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ दो प्रकार की होती है। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज़ जिसे आप शॉर्ट में स्केलर भी बोल सकते हो, और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज़ जिसे आप शॉर्ट में वेक्टर्स भी बोल सकते हो। स्केलर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्या होता है, इसे पढ़ने से पहले मैं स्टार्टिंग में ही आपको दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस बताना चाहूँगी। स्केलर और वेक्टर के बीच में डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आप समझिए। स्केलर क्वांटिटीज़ और स्केलर, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी से दैट द मास ऑफ अ बॉडी इज़ 5 kg, इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बोला कोई भी चीज़ जो आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब जो स्केलर क्वांटिटी रहती है उसमें आप क्या करते हो बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हो। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर मैंने बोला कि मैंने एक बॉडी या किसी भी चीज़ को मेजर करा और उसका वेट है 5 kg, 2 kg या 1 kg, तो ये जो मैं बोल रही हूँ 5 kg, 2 kg, 1 kg, ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। और इसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग है। आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे मैम, या आप ऐसा नहीं बोलोगे मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, सो ये जो है उस पर्टिकुलर बॉडी के मास के बारे में मुझे कंप्लीट मीनिंग दे रही है। दस दस वी नीड द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स। क्या क्या दो पैरामीटर्स चाहिए हमें स्केलर क्वांटिटी को बताने के लिए? एक तो मैंने क्या बोली, मतलब ध्यान से अगर आप सुनो, मैंने क्या बोला, 5 kg, 2 kg, 1 kg। तो मैंने दो चीज़ें बोली है। एक तो बोली है यूनिट और एक बोली है न्यूमेरिकल वैल्यू। 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और जिस भी यूनिट में मैंने उसे मेजर करा है, मैंने kg में मेजर करा है, ठीक है, तो मैंने kg बोला। अगर मैं सिर्फ 5 बोल देती तो आप पूछते हैं मैम बॉडी का मास 5 क्या, 5 ग्राम से 5 kg क्या है दोनों में से? ओके, और अगर मैं सिर्फ kg बोल देती या मैं सिर्फ ग्राम बोल देती तो आप बोलते मैम कितना ग्राम, कितना kg? तो बोथ आर असेंशियल फॉर दैट। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है। ठीक है, और इसमें अपने आप का एक कंप्लीट मीनिंग होता है। अब आगे क्या लिखा है? रिमेंबर दैट इफ द स्केलर इज अ प्योर नंबर इट विल हैव नो यूनिट। अब मान लो स्केलर एक प्योर नंबर है, प्योर नंबर का भी कंप्लीट मीनिंग होता है। जैसे देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, पाई। क्या कभी आपने मैम से पूछा है मैम पाई की यूनिट होती है? 3.1422/7 मैथ्स में आप यूज़ करते होगे, तो आप एज इट इज़ वैल्यू लिखते हो और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ स्केलर्स प्योर नंबर के रूप में भी होते हैं और उनकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब ऐसा रट मत लेना मैम आपने तो बोला था यूनिट भी होनी चाहिए और उसमें मतलब यूनिट भी होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए। तो पाई में तो सिर्फ नंबर ही आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही आती, तो पाई तो स्केलर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाई ऐसा भी हो सकता है जो एक प्योर नंबर के रूप में हो। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी में क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी। ज़रा जब मैं रीड कर रही हूँ तो साथ के साथ में आप सोचते जाओ, क्या आप दोनों चीज़ें बोलते हो जब आप इन सब चीज़ों के बारे में बताते हो? टेम्परेचर, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, क्वांटिटी ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट, चार्ज, ओके, उसमें भी आप बोलते हो, इलेक्ट्रिक पावर, रेजिस्टेंस, डेंसिटी, मैकेनिकल एडवांटेजेस। बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं आपकी बुक में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। स्केलर क्वांटिटीज़ सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय सिंपल अर्थमेटिक मेथड्स। अब स्केलर क्वांटिटी के नाम से इसे घबराना नहीं है कि मैम अब क्या करेंगे हम। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने को आ गया तो क्या करेंगे? तो सिंपल, अगर मैं आपको दो बॉडी का मास दूँ, एक का है 5 kg, एक का है 4 kg, तो आप क्या करोगे? और अगर मैं ऐड करने का बोलूँ तो क्या करोगे? आप बोलोगे 9 kg मैम। तो वैसे ही स्केलर क्वांटिटीज़ में भी जो नॉर्मल अपन सिंपल अर्थमेटिक मेथड्स अपन यूज़ करते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड की, उन्हीं की मदद से ये सॉल्व होते हैं। अब देखिए स्केलर क्वांटिटीज़ को हम सिम्बॉलिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमें इसे अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा मतलब मैम ये स्केलर है, ये वेक्टर है। ठीक है, ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं, इन्हें आप सिम्बॉलिकली भी लिख सकते हो। और वो कैसे लिखोगे? बाय इट्स इंग्लिश लेटर, इंग्लिश लेटर की मदद से लिखोगे। ठीक है, अब
फॉर एग्जाम्पल मास इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल एम। ध्यान से देखना, मास को कैसे लिखते हो आप, स्मॉल एम की मदद से रिप्रेजेंट करते हो। टाइम को कैसे लिखते हो, स्मॉल टी से। और स्पीड को हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। अब हम वेक्टर क्वांटिटी पे आते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज, जिसे आप वेक्टर भी बोल सकते हो, दीज फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम, देन ओनली देयर मीनिंग इज कंप्लीट। वेक्टर क्वांटिटी में वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड तो बताना ही बताना है, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी बताना है। डायरेक्शन अभी हम आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब तक आप इसकी डायरेक्शन नहीं बताओगे तो उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा। जैसे कि अगर मैंने बोला बेटा मैं आपको चलो कोई चीज़ देती हूँ और मैंने उसको बोला कि बेटा इसको डिस्प्लेस करो। डिस्प्लेस करो मतलब एक जगह से दूसरी जगह खसकाओ। ओके, तो आप एक चीज़ तो बोलोगे मैम कितना खसकाना है, ठीक है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, चलो वो मैंने बोल दिया कि बेटा डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय 5 मीटर, ठीक है। तो उसमें से भी अब कुछ बच्चे बताए क्या पूछेंगे, मैम आप डायरेक्शन भी बता दो हम किधर मूव करें, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, ठीक है। तो क्या दिया है आपकी बुक में एग्जाम्पल, इफ़ वी से दैट डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम अ पॉइंट बाय 5 मीटर, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल अराइज विल बी इन विच डायरेक्शन। मैम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट करें। ऑब्वियसली बाय सेइंग दैट द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर इट्स मीनिंग इज इनकम्प्लीट। अब देखो बेटा, अगर मैंने बोल दिया ना डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर से है तो वो क्या हो जाएगा, वो एक इनकम्प्लीट मीनिंग हो जाएगा। बट इफ़ वी से दैट डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट बाय 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, वही मैं आपको सिंपल बोल देती कि बेटा वो जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिया है उसको आपको 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट शिफ्ट करना है। तो एक भी बच्चा नहीं बोलता कि मतलब किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं आता और आप शिफ्ट कर देते हैं। हाँ ऐसा ज़रूर होता, किसी बच्चे को अगर ईस्ट डायरेक्शन नहीं पता होती तो वो क्या कर देता, वेस्ट में शिफ्ट कर देता। दूसरे डायरेक्शन में भी तो जा सकता है, हो सकता है वो बच्चा वीक हो, ठीक है। तो क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अब आगे क्या लिखा है, जब आपने बोला 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट तो इसका क्या है कंप्लीट मीनिंग निकला। 10 यहाँ पे हूँ मैं, 10 वी रिक्वायर द फॉलोइंग पैरामीटर्स टू एक्सप्रेस वेक्टर क्वांटिटी कम्प्लीटली। अभी हमने स्केलर क्वांटिटी में क्या पढ़ा था बेटा कि हमें एक तो यूनिट चाहिए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। अब जरा वेक्टर क्वांटिटी में देखो, वेक्टर क्वांटिटी में उसने क्या बोला है, हमें 3 चीज़ें चाहिए, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए, हमें यूनिट भी चाहिए और हमें डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे तो याद भी होता जाएगा। अब यहाँ पे क्या एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो अभी हम आपके आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, मोमेंटम, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, ठीक है, इम्पल्स, वेट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मूवमेंट एट्सेट्रा। अब देखो बेटा आगे क्या लिखा है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी along with its unit gives us the magnitude of that quantity। तो जो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वेक्टर क्वांटिटी की, उसके साथ में उसका यूनिट भी आ जाता है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाता है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। द नेगेटिव साइन विद द वेक्टर क्वांटिटी इम्प्लाइज द रिवर्स और अपोजिट डायरेक्शन। देखो बेटा क्या बोलना चाह रहा है वो कि ये तो हमें पहले ही पता था कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट मिलके हमें एक बॉडी का क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। क्या मतलब, जैसे मतलब कि अब ये नेगेटिव साइन क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का वेट क्या नेगेटिव में है, नहीं नहीं नहीं। अब देखो बेटा, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने बोला था आपसे, अगर आपको अभी जो बोला मैंने कि अगर मैंने बोला बेटा इस पार्टिकल को आप क्या करो टूवर्ड्स ईस्ट मूव करो, तो बहुत से बच्चे मैंने क्या बोला ईस्ट में कर देंगे, लेकिन जिसे डायरेक्शन नहीं पता होगा, मान लो थोड़ा कन्फ्यूज़ होगा, तो वो क्या होगा, वो इधर कर देगा। अब क्या होगा, मैंने तो आपको ईस्ट डायरेक्शन में बोला था और वो बच्चा कहाँ चला गया, वेस्ट डायरेक्शन में उसने शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करा है उसे मैं पॉजिटिव बोलूँगी, क्योंकि मैंने जिस डायरेक्शन में बोला वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो बच्चे अपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो अब उनको कैसे शो करूँगी मैं, उनको मैं क्या करूँगी, जो भी मेरा यूनिट है उसके आगे मैं माइनस साइन लगा दूँगी।
ओके देखिए आगे पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है? द नेगेटिव साइन विद अ वेक्टर क्वांटिटी इम्प्लाइज द रिवर्स और अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द फोर्स एफ एंड माइनस एफ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके मतलब ये जो फोर्स है यहाँ पे, फोर्स एफ जो है वो फोर्स को डिनोट करता है। मान लो मैंने आपको फोर्स लगाने के लिए बोला, तो जिनका भी पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव एफ है ये शो कर रहा है कि मैंने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाने का बोला बच्चे ने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा जिसने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया है वो कैसे शो होगा? माइनस एफ से। अब बेटा हम आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट एल्जेब्रा फॉर देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने का तरीका भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी इज जनरली रिटन बाय इट्स इंग्लिश लेटर। इसे भी हम इंग्लिश लेटर से ही डिनोट करते हैं। स्केलर को भी हम क्या करते थे? इंग्लिश लेटर से ही डिनोट करते थे। लेकिन डिफरेंस क्या है? आगे देखो क्या लिखा है। बाय इट्स इंग्लिश लेटर बियरिंग एन एरो ऑन इट और बाय इट्स इंग्लिश लेटर इन बोल्ड। दो तरीके हैं देखो। या तो आप क्या करोगे, जो भी जैसे ये आपकी वेलोसिटी है, क्या है? फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज रिटन विद वी और एरो। जरा देखो वी है और उसके ऊपर क्या है? ऐसा एरो है। या तो आप ऐसे शो कर दो, या फिर क्या करोगे, जो वी आपने लिखा है इसको आप थोड़ा सा बोल्ड लिखोगे। ओके तो इस तरीके से दो तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी एक तरीका आप यूज़ कर सकते हो। एक्सेलरेशन में क्या करा देखो, उसने ए लिखा, ए के ऊपर एरो लिखा, या फिर और बोल्ड ए बना दिया। फोर्स के लिए देखो उसने क्या करा, एफ उसके ऊपर एरो बनाया या फिर बोल्ड में एफ लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं। रेस्ट एंड मोशन। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। हर ऑब्जेक्ट, ये तो आप जानते ही हो कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, सन है, मून है, अर्थ है, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो भी हैं सब चीज़ें, वो सब क्या है? सबकी सब मोशन में है। एवरी डे वी सी बॉडीज मूविंग अराउंड अस। और आप अपने आसपास भी, चलो यूनिवर्स नहीं, थोड़ा अंदर आ जाते हैं, अपने आसपास भी आप काफ़ी चीज़ें मूव होते हुए देखते हो, जैसे बर्ड्स फ्लाइंग, ओके, कार्स एंड बसेस मूविंग, पीपल वॉकिंग, इंसेक्ट्स को क्रॉल होते हुए देखा है आपने, एनिमल्स को रन करते हुए देखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अवर अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, सो एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब थोड़ा हाई लेवल पे आ जाते हैं बेटा। देखो अगर अभी आप बोलोगे कि मैम अपन आराम से बैठे हुए हैं और अपन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर बेटा अपन अगर वो तो आप अपनी जगह सही हो, लेकिन अगर अपन थोड़ा हायर लेवल पे सोचें तो अर्थ तो पूरे टाइम सन का चक्कर काटती रहती है, ठीक है, अपनी एक्सेस पे भी घूमती रहती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इसका मतलब तो अपन हमेशा मोशन में है, क्योंकि अर्थ हमेशा मोशन में है, ठीक है। अब आगे देखो, द सन एंड द स्टार्स आर मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ देयर गैलेक्सी। सन और स्टार्स भी क्या है? वो उसकी गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ घूम रहे हैं, और जो बाकी की गैलेक्सी है वो भी रेस्ट पे नहीं है, वो सब भी घूम रही है, मतलब सब चीज़ क्या है? मोशन में है। ऑल दो नथिंग इज एट रेस्ट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। लेकिन हाँ वही कि कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट में नहीं है। बट वी ऑफन से दैट अ स्टोन लाइंग ऑन द ग्राउंड इज एट रेस्ट बिकॉज द स्टोन डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और अस। अब देखो बेटा, जब भी आप रेस्ट और मोशन की बात करोगे ना, तो आप किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में बात करोगे, नहीं तो ऐसे तो हर चीज़ मोशन में ही है। जैसे मान लो एक पत्थर अगर ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए आप क्या बोलोगे? मैम ये रेस्ट पे है, ओके, मतलब आपने उसे देखा, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो आपने क्या बोला? मैम ये जो स्टोन है रेस्ट में, ठीक है, आराम से पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। वहीं मान लो ऐसा हो तो नहीं सकता है, बट मान लो कोई बंदा अर्थ के बाहर खड़ा है, ठीक है, और वो भी उस स्टोन को देख रहा है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा इमेजिन कर लो, ठीक है। तो जो वो बंदा जो अर्थ के बाहर खड़ा है और अर्थ पे उस स्टोन को देख रहा है, तो वो क्या बोलेगा? क्योंकि अर्थ घूम रही है, ओके, तो वो क्या बोलेगा? मैम स्टोन तो मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बात करोगे। तो क्या लिखा है लाइन में कि द स्टोन डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और अस। उसके सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं, ओके, कोई भी चीज़ या 4-5 लोग और भी हैं, ठीक है, या मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है, दोनों के लिए हम अपन दोनों ही क्या बोलेंगे? हम दोनों ही क्या बोलेंगे कि हाँ ये स्टोन क्या है? रेस्ट में है। सिमिलरली इफ़ वी आर सिटिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म एंड लुक एट द ट्री नियर बाय। मान लो आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो, आपके पास में एक पेड़ है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? वी से दैट द ट्री इज एट रेस्ट। आप क्या बोलोगे कि वो पेड़ काय में है? रेस्ट में है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बिकॉज इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट टू अस, हमारे रिस्पेक्ट में वो ट्री क्या है बेटा, रेस्ट में है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. बट व्हेन वी सी अ ट्रेन लीविंग द स्टेशन वी से दैट द ट्रेन इज इन मोशन बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अस. लेकिन वहीं जब हम उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, एक ट्रेन हमारे सामने खड़ी है और वो चलना शुरू कर देती है, तो हम क्या बोलेंगे, मैम ये मोशन कर रही है. क्यों कर रही है, क्योंकि इसकी प्लेस चेंज हो रही है. ओके, दस क्या बोल सकते हैं हम, अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग. ओके, एक बॉडी को आप रेस्ट पे कब बोलोगे, जब उसके आसपास की चीज़ों के रिलेशन में या रिस्पेक्ट में वो बॉडी पोजीशन चेंज ना कर रही हो. वाइल अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग. और वहीं कोई चीज़ अगर उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर वो मूव कर रही है, सराउंडिंग की सारी चीज़ें रेस्ट पर वो मूव कर रही है, मतलब अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो मूव कर रही है, तो हम क्या बोल देंगे कि वो मोशन कर रही है. फॉर अ मूविंग बॉडी इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ सर्टन टाइम इंटरवल इज मच लार्जर. मान लो, अब ध्यान से समझना, एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, और एक छोटे से टाइम पीरियड में ही मान लो उसने 2 सेकंड में कितनी, मान लो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली. अब कोई अगर मान लो 500 किलो का कुछ ऑब्जेक्ट है, तो क्या वो 2 सेकंड के अंदर पूरा 1 किलोमीटर कवर कर सकता है क्या बेटा, नहीं. इसका मतलब जरा सोचो कि वो ऑब्जेक्ट कितना छोटा होगा कि उसने इतने से टाइम में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली. प्रैक्टिकली सोचना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा. तो जब टाइम इंटरवल कम है और डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लिए, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है, जिस भी ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या है, बहुत छोटी है. फिर से ये लाइन पढ़ती हूँ. फॉर अ मूविंग बॉडी if the distance traveled in a certain time interval is much larger as compared to the size of the body can be assumed to be a point particle. तो इस तरीके से आप assume करके उस बॉडी को आप एक point particle मान सकते हो. क्यों, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रही है और बहुत ही कम टाइम में कवर कर रही है. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एज्यूमिंग इट टू बी अ पॉइंट पार्टिकल. इस चैप्टर में आगे आप पूरी पढ़ाई करते वक्त ध्यान रखना, जो भी हम मोशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो मोशन जो हम पढ़ रहे हैं वो मोशन हम एक पॉइंट पार्टिकल का पढ़ेंगे, ठीक है, बड़े बड़े भारी भारी ऑब्जेक्ट्स का नहीं पढ़ेंगे. जब भी हम किसी भी चीज़ के मोशन की बात करेंगे तो आप ये एज्यूम समझ लेना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट पार्टिकल की बात कर रहे हैं. When a body moves along a straight line path, अब वन डायमेंशनल मोशन, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है. तो जब भी कोई बॉडी, अब आप समझ जाना हम कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं, पॉइंट पार्टिकल की, ठीक है. तो जब भी कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, तो उसका जो मोशन कहलाएगा वो कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है. मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करनी है, उसने कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में टर्न नहीं किया, वो एकदम स्ट्रेट जा रही है. ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन. ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना. वन डायमेंशनल मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन. अब उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. द मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, एक ट्रेन जो स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है वो क्या कहलाएगी, वन डायमेंशनल मोशन. स्टोन फॉलिंग डाउन वर्टिकली, एक पत्थर आपने उठाया और ऊपर से उसको नीचे फेंका, ठीक है, तो वो पत्थर क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे गिरता है, ऐसा थोड़ी ऐसे जिगजैग ऐसे ऐसे आता है, पत्थर एकदम नीचे आ जाता है. तो ये वाला जो है ये क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन. अब आगे बेटा, a car moving on a long and straight road etc are one dimensional or rectilinear motions. In such a motion there is no movement of the body in lateral direction. lateral direction मतलब किसी भी साइड वो मुड़ती करती नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करती है, ठीक है. when a body moves on a plane along a curved path its motion is two dimensional and when it moves in space its motion is three dimensional. अब देखो बेटा, ये समझने वाली बात है थोड़ी. मान लो कोई बॉडी जो है वो एक कर्व्ड पाथ पे ट्रैवल कर रही है. फॉर एग्जांपल ये पाथ है, ठीक है. अब देखो, जब वो बॉडी यहाँ पे थी तो उसका डायरेक्शन क्या था, उसका डायरेक्शन ये था. जब वो बॉडी यहाँ आई तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया. फिर जब वो बॉडी यहाँ आई तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया,
चेंज हो गया। मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब कोई भी बॉडी एक कर्व्ड पाथ पे ट्रेवल करती है तो उसका मोशन जो कहलाता है वो 2 डायमेंशनल हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है। और वहीं अगर कोई बॉडी स्पेस में है, जैसे कि आपकी काइट जो है वो आसमान में उड़ती है, मॉस्किटो उड़ता है आपका, ठीक है, तो वो मोशन कैसा हो जाता है, वो 3 डायमेंशनल मोशन हो जाता है। इन दिस चैप्टर वी शैल कंसिडर ओनली द 1 डायमेंशनल मोशन। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन की ही बात करेंगे। डायमेंशनल मोशन, अब बेटा थोड़ी ग्राफ की बात आ गई है। ठीक है। द पाथ ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इफ एक्स एक्सिस इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लो आपने जो मोशन है, मतलब जो भी आप मोशन करवा रहे हो, मोशन जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे हो रहा है। ठीक है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा उस पॉइंट पार्टिकल का मोशन शो करोगे। ठीक है। और वो स्ट्रेट लाइन जो होगी वो एक्स लाइन के पैरेलल होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस को क्या आपने माना है, वो है आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके। तो ईच पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द पोजिशन ऑफ, मतलब ये जैसे मान लो ये आपका ग्राफ है, तो आप कैसे शो करोगे, इस प्रकार से कुछ। ठीक है। ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके। और हर टाइम पर चेंज हो रही है। The path of 1 डायमेंशनल motion can be represented by a straight line parallel to the x-axis if x-axis is taken in the direction of the motion. Each point on the straight line represents the position of particle at different instant. अब वो जो मैंने straight line बताई थी वो क्या शो कर रही थी, वो शो कर रही थी उस पार्टिकल का कि मतलब हर टाइम पे, टाइम 1 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, टाइम 2 सेकेंड में वो कहाँ पे पहुँच गया। तो हर पॉइंट पे उसकी पोजिशन बता रहा है। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल at any instant t is expressed by specifying the x coordinate at that instant. As the particle moves, its x coordinates changes with time t. क्या होगा बेटा, जैसे जैसे बस वही कि वो पार्टिकल मूव होता जाएगा, वो उस लाइन पे आगे बढ़ता जाएगा और उसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। अब एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। द पोजीशन ऑफ अ पेबल मेजर्ड फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट फॉलिंग फ्रीली एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स एट ए डिफरेंट इंस्टेंट इज गिवन इन द टेबल बिलो। देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, इसके पास एक पेबल था, एक पत्थर था। ठीक है। उसने इसको क्या करा, ऊपर उठाया और ज़मीन से ऊपर उठाया और काफ़ी ऊपर ले जाके उसको छोड़ दिया। ठीक है। अब उसने क्या करा, उसकी वो फ्रीली फॉल हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है हर टाइम पे। जैसे 0 टेबल में देखो आप, 0 सेकेंड पे उसकी पोजीशन क्या थी, 0 थी। जब 1 सेकेंड हुआ तब तक वो पेबल 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका था। 2 सेकेंड्स में 20, 3 सेकेंड्स में 45, 4 सेकेंड में 80 मीटर की वो डिस्टेंस कवर कर चुका था। The motion of the pebble can be represented by choosing a proper scale for x on a straight line along x-axis as shown in figure 2.1। नीचे आप देख रहे हो 2.1 फिगर में उसने किस प्रकार से एक पूरा स्केल बनाया है और उस पर अलग अलग जगह पे उसने शो करा है। जैसे देखो जब टाइम 0 था तो x क्या है, 0 पे है। उसके बाद जब वो 1 सेकेंड हुआ तो वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे आ गया। जब 2 सेकेंड हुए तो 20 मीटर। ठीक है। 3 सेकेंड है तो 45 मीटर। और इस प्रकार से मतलब आप उसको एक लाइन पे शो कर सकते हो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, consider a body moving from a point A to a point B along the path shown in the figure 2.2। फिगर 2.2 को बेटा ध्यान से देखना, ये वाला पाथ है, जो डॉटेड लाइन है वो नहीं देखना है। ठीक है। तो A से B तक ये ऐसी कर्व लाइन में आपका पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है। आपकी जो बॉडी है वो मूव कर रही है। देन टोटल लेंथ ऑफ द पार्ट फ्रॉम A टू B इज कॉल्ड द डिस्टेंस। अब कोई आपसे पूछेगा बताओ A जो है, मतलब जो भी बॉडी है आपकी, वो A से B तक में कितना चली, तो आप क्या करोगे, इसको पूरा मेजर करोगे और बोलोगे कि हाँ ये A से B तक जितना उसने पाथ कवर किया है वो उसकी डिस्टेंस है, वो इतनी डिस्टेंस चला। ओके। While the length of the straight line AB in direction from A to B shows by the dotted line in figure 2.2 is called the displacement of the body।
कोई पूछेगा कि ए जो आपकी बॉडी है उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, तो ये जो ए से बी तक की कर्व लाइन है आप उसे मेजर करोगे। लेकिन कोई आपसे पूछता है कि बॉडी में कितना चेंज आया, मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ बॉडी, तो आप क्या करोगे, ए से बी तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और आप उस लाइन को मेजर करके बता दोगे कि हाँ ए से बी तक जो है इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्टेंस क्या होती है, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ अलॉन्ग विच अ बॉडी मूव्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। डिस्टेंस क्या हो गई, टोटल लेंथ, जिस पाथ पे वो चल के गया, ठीक है, वो उसकी टोटल लेंथ हो गई कि हाँ उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। ठीक है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से आप पाथ से गए। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी जगह आप जाते हो तो उस जगह जाने के मान लो 2-3 तरीके हैं। ठीक है, एक रूट थोड़ा लंबा होता है, कितनी बार क्या होता है जो मेन रोड से कभी हम नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, तो हम क्या करते हैं लॉन्ग रूट पकड़ लेते हैं। तो एक ही जगह जाने के क्या होते हैं 2-3 रास्ते होते हैं, और सबकी डिस्टेंस क्या रहती है, अलग अलग रहती है। किसी रास्ते से जाओगे तो 3 किलोमीटर में पहुंच जाओगे, किसी से जाओगे तो लंबा जाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जिस भी पाथ से जाओगे वो आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप अपने घर से उस पर्टिकुलर जगह तक पहुँचे, ठीक है, भले ही लॉन्ग रूट से गए हो, भले ही शॉर्ट रूट से गए हो, ठीक है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपका डिस्प्लेसमेंट उतना ही है। ओके, अब देखो डिस्टेंस क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी जब हमने इतनी बात करी तो क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया कि मैम किस डायरेक्शन में गई, नहीं आया। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ आपको जब भी आपको डिसाइड करना हो ना कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो आप बस अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा करो कि क्या यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, अब इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल एस। डिस्टेंस को हम कैपिटल एस से शो करते हैं। ओके, उसके बाद में यूनिट क्या होती है बेटा, तो जो एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की वो होती है मीटर, और सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है सेंटीमीटर। Now displacement, the shortest distance from the initial to the final position of the body। जो सबसे shortest distance होती है ना बेटा वो कहलाती है आपकी displacement। Okay, is the magnitude of displacement and direction the shortest distance from the initial to the final position of the body is the magnitude of displacement and its direction is from the initial position to the final position। अब यहाँ पे जैसे हमारे पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था, हम ए से बी गए थे तो हमने ए से लाइन ड्रॉ करी, जो स्ट्रेट लाइन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ए से बी जाने की वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमने ए से बी की डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ रही है। ओके, तो ये होता है, और इसीलिए क्या हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस और उसके ऊपर एरो। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर एरो बना देते हैं। अब क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही चीज़ है, ओके, बस डायरेक्शन का फ़र्क है, इसीलिए दोनों को हम एस से डिनोट करते हैं, बस डिस्प्लेसमेंट के केस में एरो और आ जाता है। यूनिट इसकी भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। अब जिस भी डायरेक्शन में आप गए हो, ठीक है, उस डायरेक्शन में आप क्या बनाओगे, एरो बनाओगे, और उसके मतलब डायरेक्शन शो करने के लिए आपने एरो बनाया, और मैग्नीट्यूड शो करने के लिए आप प्रॉपर स्केल लोगे, मतलब एक प्रॉपर स्केल लोगे और जो भी लाइन है वो ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन बनाओगे लेंथ उसकी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इन फिगर 2.3, द वेक्टर पी क्यू रिप्रेजेंट्स 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन ईस्ट डायरेक्शन। जो आपकी ये जो नीचे पी क्यू दे रखा है ये 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं और ये ईस्ट डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो उसने स्केल लिया है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर का लिया है। देखो अब यहाँ पे पी आपका पी जो है वो आपकी इनिशियल पोजीशन है और ओरिजिन है,
तो पी के वहाँ डॉट हैं। फिर आपने चलना शुरू करा, अभी तो लाइन बनी हुई है, तो आपको पता है कि किस डायरेक्शन में जाओगे, आप वेस्ट में तो जाओगे नहीं कि ठीक है, क्योंकि उस डायरेक्शन में लाइन नहीं है, तो आप लाइन पे चलना शुरू करोगे। लेकिन लाइन के एंड में जाओ क्यू पे, वहाँ पे जो क्यू पॉइंट है वहाँ पे देखो आपको एरो दिख रहा है, ठीक है। तो एरो क्योंकि इस डायरेक्शन में है, क्यू की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मतलब जिस भी डायरेक्शन में, अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में बोलता तो आप लाइन वेस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं या फिर पी की तरफ एरो बनाते हैं, ओके। और उस केस में आपका ओरिजिन क्या हो जाता, आपका ओरिजिन क्यू हो जाता, ओके। तो और यहाँ पे आपने स्केल भी लिया है, ठीक है, प्रॉपर स्केल है, देखो पी है, फिर उसके बाद में ये स्केल दिख रहा होगा आपको ये, फिर यहाँ पे ये देखो, तो ये प्रॉपर लाइन को डिवाइड किया गया है, इसे बोलते हैं प्रॉपर स्केल। और जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो 10 मीटर के डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो लाइन में कितने पार्ट्स हैं, लाइन में कितने पार्ट्स हैं बेटा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस प्रकार से 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट अपन ने शो करा। अब आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी हमने पढ़ा उससे आपको क्या समझ में आता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ईदर इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस। अब ध्यान से समझना बेटा, क्या बोल रहा है वो, जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या वो डिस्टेंस से छोटा होगा। कैसे समझते हैं, इफ़ मोशन इज़ अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन, मान लो आपका मोशन एक फिक्स्ड डायरेक्शन में हो रहा है, लेट्स से ये आपका मोशन हुआ, ओके। तो कोई पूछेगा बताओ आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप यहाँ से इस पी पॉइंट से लेकर इस क्यू पॉइंट तक की डिस्टेंस को मेजर कर दोगे, ठीक है। और कोई बोलेगा, मतलब कोई बोलेगा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इस पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जाने की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। क्या ये है क्या, नहीं मैम ज़्यादा घूम के जाना पड़ रहा है। क्या ये है क्या, नहीं मैम इसमें तो और ज़्यादा घूम के जाना पड़ रहा है। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जाने की यही है, तो यही आपका डिस्टेंस होगा, यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब इस केस में आपकी जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। लेकिन मान लो, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, वापस से वही पॉइंट लेते हैं, ये आपका पॉइंट पी है और ये आपका पॉइंट क्यू है, ठीक है। इस बार में इस प्रकार से गई कोई, ठीक है, इतना घूम के गई। अब कोई बोलेगा आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस कितनी कवर की बेटा, डिस्टेंस आपने काफ़ी लंबी कवर की। लेकिन कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जाने की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये वाली, ठीक है। तो अब आपका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम है, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होंगे या फिर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, डिस्टेंस बड़ा होगा। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस छोटा और डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो, प्रैक्टिकली सोच के देखो ज़रा इसको। तो हम आगे पढ़ते हैं, इफ़ मोशन इज अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ डिस्टेंस, बट इफ मोशन इज अलोंग अ कर्व और एनी zigzag path the magnitude of displacement is always less than that of distance. The magnitude of displacement can never be greater than the distance traveled by the body. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्टेंस छोटी और डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच का, ओके। नाउ एग्जाम्पल्स इन फिगर 2.2, फिगर 2.2 पे चलते हैं बेटा, फिगर 2.2, वेट अ सेकेंड, ये रहा फिगर 2.2। ये जो हमारा फिगर 2.2 था, इसमें भी देखो ये जो था ये ऐसा वेवी लाइन में गया था, ठीक है। तो ये तो इसका क्या हो गया था, ये इसका डिस्टेंस हो गया था। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो पॉइंट ए से बी तक जाने की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। The magnitude of displacement can never be greater than the distance traveled by the body. Example in figure 2.2, the body moves from A to B along a curved path. The distance traveled by the body is equal to the length of the curved path AB, but the displacement of the body is along the straight line AB shown by the dotted arrow. Obviously, the magnitude of displacement is less than the डिस्टेंस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इन एग्जाम्पल 2.4, अ बॉय ट्रेवल्स 4 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। एक लड़का था, उसने चलना शुरू करा और वो चला तो कहाँ से कहाँ गया बेटा,
टुवर्ड्स ईस्ट, मान लो वो ओ पे खड़ा था, वो ईस्ट डायरेक्शन में गया चल के, ठीक है, 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद उसको बी पे पहुंचना था, फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया और वहाँ पे जाने के लिए वो 3 किलोमीटर्स चला। मतलब टोटल डिस्टेंस वो कितना चला बेटा? टोटल डिस्टेंस मैम हो गई 4 + 3 दैट इज़ 7। ओके, 7 किलोमीटर वो चला। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इज OA + AB इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 7 किलोमीटर। बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसके डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो ओ पे था, वो बी पे पहुंचा। इस ओ से बी पे पहुंचने की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली। ओके, तो ये कितना है? 5 किलोमीटर। और क्या लिखा है आगे? OB बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय इज OB इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर इन डायरेक्शन OB दैट इज 36.9 डिग्री ड्यू नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। मतलब नॉर्थ से कितना, इधर एक नॉर्थ से कितना ईस्ट में है? ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ से कितना ईस्ट में? 36.9। Magnitude of displacement is represented by the length of the straight line between the final and the initial position। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे शो करोगे? जो भी इस लाइन की, जो भी इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी, ओके, जो भी मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो तुम स्ट्रेट लाइन बनाओगे, उसकी जो लेंथ होगी वही क्या होगा? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। अब आगे देखते हैं बेटा। द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पार्ट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी सो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब भैया कोई भी बॉडी चल रही है, ठीक है, वो 2 किलोमीटर चली, वो 4 किलोमीटर चली, ओके, वो 0.5 किलोमीटर चली, कितना भी चली हो, लेकिन कभी भी सोचो वो चली तो है ना, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ इन डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो वो नेगेटिव भी हो जाएगा। ओके, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉन ज़ीरो। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है वो? द डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन इवन इफ द डिस्टेंस इज़ नॉट ज़ीरो। देखो मैं एग्जांपल देती हूँ। ओके, जैसे अभी आपने एक फ्री फॉलिंग स्टोन देखा था, चलो फ्री फॉलिंग स्टोन नहीं लेते हैं अपन, एक बॉल लेते हैं। जिस बॉल को मैंने ऐसे फेंका ऊपर, वो बॉल ऊपर जाएगी फिर वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो आपकी ये बॉल है, ये ऊपर जाके नीचे आ गई। ओके, तो मतलब पोजीशन इसकी क्या है? डायग्राम थोड़ा गलत बनाया मैंने। ये बॉल मैंने फेंकी, ये बॉल ऊपर गई और ये वापस नीचे आ गई, ठीक है। ऐसा ही होता है, बॉल हाथ में लेके देखो, फेंको ऊपर, वापस हाथ में आ जाएगी। तो यहाँ पे बॉल ने कितनी डिस्टेंस कवर की बेटा? बॉल ने जितनी हाइट तक वो गई, ये डिस्टेंस कवर की। एक बार वो ऊपर गई, एक बार वो नीचे आई। अगर हाइट h लूँ मैं, तो कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? 2h कवर की। लेकिन कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ज़रा ध्यान से देखो, बॉल कि स्टार्ट इनिशियल पोजीशन भी यही थी, फाइनल पोजीशन भी यही थी। पहले भी मेरे हाथ में थी और बाद में जब मैंने फेंकी तब वापस मेरे हाथ में आ गई। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इफ़ अ बॉडी आफ्टर ट्रेवलिंग कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ नॉट ज़ीरो। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस दिया है, इसे आप रीड कीजिएगा एक बार, आपको ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद में हमें क्या दिए? कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो और देख लेते हैं हम। एग्जांपल, व्हेन अ बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, आफ्टर सम टाइम इट कम्स बैक टू द सेम पॉइंट ए, then the displacement of the body is zero but the distance traveled by the body is not zero. It is 2h if h is the maximum height attained by the body। जो ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको दिया था बॉल का। When a body moving in a circular path, बेटा कोई इंसान ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मान लो यहाँ से उसने गोल गोल घूमना शुरू करा और वापस उसी पोजीशन पे आ गया, एक सर्कुलर मोशन हुआ। तो यहाँ पे भी देखो बेटा, इनिशियल पोजीशन भी यही थी, फाइनल पोजीशन भी यही है। तो इस केस में भी उसने डिस्टेंस तो कवर की लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ रिचेस
its original position after one round, then the displacement at the end of the one round is 0, but the distance traveled by it is equal to the circumference of the circular path, that is 2 pi r. circumference क्या होता है सर्कल का? 2 pi r. इफ़ r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. इसी के साथ हमारा ये टॉपिक मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ. ठीक है, इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.